हम्म तो तो हम लोग कल तक हमने क्या बात करी थी? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो मेमोरी होती है वो किस ढंग से एड्रेसेबल होती है या फिर किस तरीके से काम करती है। साथ ही में हमने ये भी देखा था कि अगर हमारा प्रोसेसर वर्ड फॉर्मेट में काम कर रहा है और हमारी मेमोरी बाइट फॉर्मेट में काम कर रही है तो दोनों के बीच में तालमेल कैसे होगा, उसका भी एक बड़ा झंझट आ रहा था। तो हमने ये देखा था कि हम लोग एक बार में हमें एक से ज़्यादा सेल्स भी उठाने पड़ सकते हैं, मेमोरी सेल्स। और हमने ये भी देखा था कि हम लोग दो असाइनमेंट का यूज़ करते हैं, एक होता है बिग इंडियन असाइनमेंट और एक होता है लिटिल इंडियन असाइनमेंट। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि मेमोरी स्पेस क्या होती है और मेमोरी एड्रेसेस कितने होते हैं, कैसे होते हैं। अगर हमारे पास n बिट का कोई प्रोसेसर है तो उसमें 2 की पावर n एड्रेस स्पेस होंगे या फिर एड्रेस लोकेशंस होंगी। n जो है वो हमारा वर्ड लेंथ कहलाता है, उतना ही बड़ा हमारा सेल का साइज़ होगा कि हाँ, अगर 8 बिट है तो 8 बिट का ही एक सेल होगा, 16 बिट है तो 16 बिट का ही एक सेल होगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास मेमोरी गीगास में भी होती है, किलोज में भी होती है, मेगास में भी होती है, टेरा में भी होती है, बाइट्स में भी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि दो तरीके की हमारे पास मेमोरीज होती हैं, बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल। वर्ड एड्रेसेबल में हमारे पास वर्ड के लेंथ में दे रखा होता है और बाइट एड्रेसेबल में फिक्स्ड हमारे पास साइज़ होता है एक सेल का, जो होता है 8 बिट। अगर हमारे पास कोई भी सेल साइज़ बिट्स में दे रखा है या फिर 8 बिट का दे रखा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये बाइट एड्रेसेबल है। अगर सेल 8 बिट से ऊपर का दे रखा है सेल साइज 16 बिट, 32 बिट, 24 बिट, 48 बिट, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मेमोरी है वो है वर्ड एड्रेसेबल। हम हमेशा प्रेफर करते हैं बाइट एड्रेसेबल में काम करना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाइट एड्रेसेबल में सेल साइज हमारा फिक्स रहता है 8 बिट। वर्ड एड्रेसेबल में हमारा सेल साइज बदलता रहता है। जब हमारा सेल साइज बदलता है तो इससे एम्बिग्विटी आ सकती है, क्योंकि एक 16 बिट का प्रोसेसर में हम और एक 32 बिट का प्रोसेसर है, दो सिस्टम है, एक में 16 बिट का प्रोसेसर है, एक में 32 बिट का प्रोसेसर है। जब हम उसमें डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ भी लेन देन करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बोलेगा कि मैंने तो इतने भेजे हैं, वो बोलेगा मैंने इतने एक्सेप्ट किए। 32 बिट वाला 16 बिट में नहीं भेज सकता, क्योंकि वो एक बार में 32 बिट उठा के भेज देगा। वो कहेगा भाई मेरे को तो 16 ही बिट चाहिए एक बार में, तो दिक्कत आ सकती है वहाँ पे। इसी दिक्कत को सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे? मेमोरी को बाइट एड्रेसेबल रखते हैं और प्रोसेसर को वर्ड एड्रेसेबल रखते हैं। तो जब भी प्रोसेसर काम करता है तो वो वर्ड फॉर्मेट में काम करेगा और मेमोरी बाइट फॉर्मेट में काम करती है। अब दिक्कत ये आ गई कि वर्ड और बाइट, वर्ड कर रहा है एक बाइट में कर रहा है, तो दोनों के बीच में तालमेल करवाना पड़ेगा। तालमेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा प्रोसेसर 8 बिट का है तो एक एक बाइट उठा के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 बिट से ऊपर का है तो हमें मल्टीपल सेल्स को भेजना पड़ेगा। 16 बिट का है तो 2 सेल्स उठा के भेजने पड़ेंगे, 24 का है तो 3 भेजो, 32 का है तो 4 भेजो। ठीक है, ऐसे हमको मल्टीपल सेल्स भेजने पड़ते हैं। उसके बाद हमने बात कही थी लिटिल इंडियन और बिग इंडियन के बारे में। लिटिल इंडियन माने लोअर बाइट पे, लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट, और बिग इंडियन माने लोअर एड्रेस पे हायर बाइट। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेसिंग नंबर्स, कैरेक्टर एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो वो बोल रहा है अ नंबर यूजुअली ऑक्युपाइज वन वर्ड, एक नंबर एक वर्ड की जगह लेता है।
इट कैन एक्सिस्ट इन द मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट वर्ड एड्रेस। तो हम कैसे एक नंबर को उठा सकते हैं, उसके वर्ड का एड्रेस देके हम उस नंबर को फेच आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इंडिविजुअल कैरेक्टर कैन बी एक्सेस बाय द बाइट एड्रेसेस। ऐसे ही हम एक एक कैरेक्टर को उसकी बाइट एड्रेस दे देंगे और उसको फेच कर सकते हैं। इन मैनी एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैंडल कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ वेरियस लेंथ। अब क्या होता है, दिक्कत कहाँ आने लगी कि मोस्टली हर एक एप्लीकेशन में हम लोगों को वेरिएबल लेंथ के कैरेक्टर स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो अब कैसे हम उठाएंगे बाइट से, तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला? द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज इंडिकेटेड बाय गिविंग द एड्रेस ऑफ द बाइट कंटेनिंग इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग की स्टार्टिंग को इंडिकेट करते हैं उसके पहले कैरेक्टर के एड्रेस से, और बाकी बाइट की लोकेशन, मतलब जो आगे बाइट लोकेशन है वो आगे वाले कैरेक्टर्स को डिनोट करेंगी। सक्सेसिव बाइट लोकेशन कंटेन सक्सेसिव कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो आगे आने वाली बाइट लोकेशन आगे आने वाले कैरेक्टर को अपने साथ रखती हैं। देयर आर टू वेज टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमारे पास दो वे होते हैं किसी भी लेंथ को बताने के लिए स्ट्रिंग की। एक होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग और एक होता है एक सेपरेट लोकेशन बना लो जहाँ पे आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ये बोलो नंबर ऑफ लेंथ आपने वहाँ पे दे रखी है, ठीक है। वो रजिस्टर या फिर वो मेमोरी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है। तो देयर आर टू वेज टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अ स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर विद द मीनिंग एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड एज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, or a separate memory word location or processor register can contain a number indicating the length of the string in bytes। तो वो क्या बोल रहा है, या तो एक अलग से प्रोसेसर रजिस्टर बना लो जो एक नंबर रखेगा अपने साथ जो क्या इंडिकेट करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाइट में, और या तो एक एंड ऑफ द स्ट्रिंग ले लो जो कि लास्ट कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी ऑपरेशंस। तो हमारे पास मेनली दो तरीके के मेमोरी ऑपरेशंस होते हैं, एक लोड होता है एक स्टोर होता है। अब लोड और स्टोर का काम क्या आता है, बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ऑपरेंड आर स्टोर इन द मेमोरी। तो पहली लाइन में वो उसने ये क्लियर कर दिया कि मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है। मेमोरी के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, साथ में जिस डेटा पे हम काम करेंगे वो भी होता है। टू एंश्योर एन इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन द प्रोसेसर कंट्रोल circuit must cause the word containing the instruction to be transferred from the memory to the processor। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट को क्या करना पड़ेगा, उस वर्ड को ट्रांसफर करना पड़ेगा मेमोरी से प्रोसेसर के अंदर। किस वर्ड को? जिसके पास इंस्ट्रक्शन है। तो क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन, तो आपको प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट से क्या करना पड़ेगा, उस वर्ड को उठवाना पड़ेगा जिसके पास इंस्ट्रक्शन है, और वो वर्ड कहाँ पे होगा, वो मेमोरी में होगा। तो उसने यही बोला है, द प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट मस्ट कॉज द वर्ड कंटेनिंग द इंस्ट्रक्शन टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब उस वर्ड को उठाओ जिसके पास इंस्ट्रक्शन है मेमोरी से और उसको प्रोसेसर में ट्रांसफर कराओ। Operand and result must also be moved between the memory and the processor. The two basic operation involving the memory are mainly load, जिसको हम read या फिर fetch भी बोल सकते हैं, and store, जिसको हम write भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The load operation transfer a copy of the content of a specific memory location to the processor। तो load क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन की डेटा को ट्रांसफ़र करता है। अब वो डेटा ही नहीं ट्रांसफ़र करेगा, उसकी कॉपी को ट्रांसफ़र करेगा। एक्चुअल डेटा कभी ट्रांसफ़र नहीं होता, एक कॉपी बनती है उस डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग जीमेल हो गई, गूगल ड्राइव हो गई, हर जगह आपकी कॉपी जाती है, कहीं पे भी ओरिजिनल फाइल ट्रांसफ़र नहीं होती। The load operation transfer a copy of the content of a specific memory location to the processor. The memory content remains unchanged। memory के content में कुछ भी change नहीं आता। To start a load operation, the processor send the address of the desired location to the memory
एंड रिक्वेस्ट दैट इट्स कंटेंट टू बी रेड। तो क्या बोल रहा है, जब भी लोड ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है तो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है डिज़ायर लोकेशन पे मेमोरी के में और बोलता है, मेमोरी से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मुझे अब इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस रीड करने दो। तो मेमोरी क्या बोलता है, मेमोरी क्या बोलेगा, मेमोरी बोलेगा ठीक है रीड कर लो और डेटा ले जाओ। तो आगे भी लिखा है, द मेमोरी रीड्स द डेटा स्टोर्ड एट दैट एड्रेस एंड सेंड देम टू द प्रोसेसर। तो मेमोरी ने रीड किया उस डेटा को और प्रोसेसर को भेज दिया। द स्टोर ऑपरेशन ट्रांसफर एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर टू अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन डिस्ट्रॉइंग द फॉर्मर कंटेंट ऑफ दैट लोकेशन। अब क्या करता है स्टोर ऑपरेशन, क्या करेगा, लोड ने तो रीड कर लिया मेमोरी से, स्टोर क्या करता है प्रोसेसर से मेमोरी के बीच में बात कराता है। कैसे, प्रोसेसर में कुछ भी आपने ऑपरेशन किया प्रोसेसर में, अब आपको उसको मेमोरी के अंदर भेजना है तो कैसे भेजोगे, स्टोर ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। स्टोर ऑपरेशन क्या करेगा, एक आइटम को ट्रांसफ़र करेगा या बोल दो कि एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ से, प्रोसेसर से टू अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, और जो उस मेमोरी लोकेशन पे पहले डेटा होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। द प्रोसेसर सेंड द एड्रेस ऑफ द डिजायर लोकेशन इन टू द मेमोरी। प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस भेजेगा किसको, मेमोरी को, टुगेदर विद द डेटा टू बी रिटन इन टू दैट लोकेशन। किसके साथ भेजेगा वो एड्रेस, डेटा के साथ भेजेगा कि भाई ये रहा एड्रेस, ये रहा डेटा, इस एड्रेस पे इस डेटा को पेस्ट कर दो, पेस्ट नहीं रख दो, तो वो रख देगा और जो पुराना डेटा होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एन इंफॉर्मेशन आइटम ऑफ आइदर 1 वर्ड और 1 बाइट कैन बी ट्रांसफर। अब देखो 1 वर्ड और 1 बाइट क्यों बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो आप क्या करोगे, हम लोग एक बाइट ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो हम एक वर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला है एन इंफॉर्मेशन आइटम ऑफ आइदर 1 वर्ड और 1 बाइट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी इन अ सिंगल ऑपरेशन। तो हम एक वर्ड या फिर एक बाइट की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में एक सिंगल ऑपरेशन में, ठीक है। द प्रोसेसर कंटेन्स अ स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर ईच कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ वर्ड। तो रजिस्टर रहते हैं हमारे प्रोसेसर के पास जो क्या करता है, जो एक वर्ड को होल्ड कर सकता है। दीज रजिस्टर आर आइदर द सोर्स और द डेस्टिनेशन ऑफ अ ट्रांसफर टू और फ्रॉम द मेमोरी। तो ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये रजिस्टर या तो हमारे सोर्स रजिस्टर होते हैं, सोर्स माने जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। सोर्स एड्रेस मतलब जो भेज रहा है, उत्पन्न स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो या तो वो सोर्स होगा या डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन माने कहाँ जाना है उसको। व्हेन अ बाइट इज ट्रांसफर इट इज यूजुअली लोकेटेड इन द लो ऑर्डर बाइट पोजीशन ऑफ द रजिस्टर। तो जब भी हमारी बाइट ट्रांसफर होती है वो कहाँ पे लोकेट होती है, लो ऑर्डर राइट मोस्ट बाइट में, क्योंकि हम लोग लिटिल इंडियन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। The details of the hardware implementation of these operation are treated in chapter 5 and 7। तो हम chapter 5 और chapter 7 में जल्द ही इन दोनों को बहुत ही डीपली देखेंगे। In this chapter we are taking the ISA viewpoint, so we concentrate on the logical handling of the instruction and operands. Specific hardware components such as processor register are discussed only to the extent necessary to understand the execution of machine instruction and program। तो हमने ज़्यादा रजिस्टर वगैरह के बारे में बात नहीं करी है, हम लोग उतनी ही बात कर रहे हैं जितनी नेसेसरी है, ठीक है। अब आज में हम लोगों को एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, ठीक है। तो instruction and instruction sequencing is here, yeah. The task carried out by a computer program consists of a sequence of small steps such as adding two numbers, testing for a particular condition,
reading a character from the keyboard, or sending a character to be displayed on this display screen. A computer must have instruction capable of performing 4 types of operation: data transfer between memory and the processor register, arithmetic and logic operation on data, program sequencing and control, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर. तो वो क्या कहना चाह रहा है? द टास्क कैरिड आउट बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स. तो जो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा टास्क करे जाते हैं, वो टास्क बहुत छोटे 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 स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होता है. ठीक है. और हर एक कंप्यूटर को कितने टाइप्स के इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने का तजुर्बा होना चाहिए या फिर आना चाहिए. अ कंप्यूटर मस्ट हैव इंस्ट्रक्शन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 4 टाइप ऑफ ऑपरेशंस. तो एक इंस्ट्रक्शन के पास कम से कम 4 टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का क्षमता होनी चाहिए. कौन कौन से हैं वो? डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर. हम डेटा ट्रांसफ़र कर सके मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में. अगर ये नहीं कर पाएंगे तो या ना तो हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे जिसमें डेटा का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही हम रिजल्ट को मेमोरी के अंदर लिख पाएंगे अगर हम डेटा ही नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में. अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा. कोई भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की ज़रूरत है, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं या कोई लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं डेटा के ऊपर, तो भी हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. प्रोग्राम सीक्वेंसिंग एंड कंट्रोल, ये आगे पढ़ेंगे. प्रोग्राम की किस ऑर्डर में प्रोग्राम को हमें सीक्वेंस करना है और किस ऑर्डर में वो कंट्रोल होगा, क्या उसमें कैसे कंट्रोल करना जाएगा, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कैसे मेमोरी को उठाना है, कौन सा ऑपकोड है, ऑपकोड क्या होता है, ये आगे देखेंगे. सब कुछ इस पर हम लोग पढ़ेंगे. एंड इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफ़र. अगर आप इनपुट ले ही नहीं पा रहे हैं या फिर आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर भी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. वी बिगिन डिस्कसिंग द 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. टू फैसिलिटेट द डिस्कशन वी नीड सम नोटेशन विच वी प्रेजेंट फर्स्ट. तो सबसे पहले हम रजिस्टर ट्रांसफ़र नोटेशन की बात करते हैं. वी नीड टू डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन इन द मेमोरी टू द अनदर. Possible location that may be involved in such transfer are memory location, processor register, or register in the input-output subsystem. Most of the time, we identify a location by a symbolic name standing for its hardware binary address. For example, name of the address of memory location may be LOC place A where to. Processor register name may be R0, R5, and IO register name may be data in, out status, and so on. The content of a location are denoted by placing square brackets around the name of the location. अब हमें कभी भी किसी भी कंटेंट को डिनोट करना है तो हम उसकी या तो मेमोरी एड्रेस के अराउंड हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे या फिर हम लोग उसके नाम के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे. ठीक है. तो ये आप लोग सब अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लें कि द कंटेंट, क्या अंडरलाइन करना है? द कंटेंट ऑफ अ लोकेशन आर डोनेटेड बाय प्लेसिंग स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द नेम ऑफ द लोकेशन. एग्जाम्पल को भी एक डब्बे में बंद कर लें. बहुत बढ़िया. मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन LOC आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोसेसर रजिस्टर R1. तो क्या बोल रहा है R1 पे तरफ एरो करके वो कि हमने जो भी कंटेंट थे मेमोरी लोकेशन LOC पे वो हमने R1 के अंदर डाल दिए. एज अनदर एग्जाम्पल, कंसिडर द ऑपरेशन दैट एड्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 एंड R2 एंड देन प्लेस देयर सम इनटू R3. दिस एक्शन इज इंडिकेटेड एज R3 की तरफ एरो करो, R1 पे स्क्वायर ब्रैकेट प्लस R2 पे स्क्वायर ब्रैकेट. तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है कि हम लोग कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं R1 के, और स्क्वायर ब्रैकेट R2 पे क्या बता रहा है कि हम लोग R2 के कंटेंट पे काम कर रहे हैं और R3 में उन दोनों का एडिशन करके स्टोर कराते रहे.
दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज नोन एज रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, RTN। अंडरलाइन कर लो इसको भी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में RTN से भी आएगा। Note that the right hand side of an RTN expression always denote a value and the left hand side is the name of a location where the value is to be placed. Overwriting the old content of that location. ठीक है, तो RNT की राइट हैंड साइड पे हमेशा ही वैल्यूज रहेंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे एक एड्रेस रहेगा जहां पे हम लोग ओवरराइट करेंगे ओल्ड वैल्यू को। असेंबली लैंग्वेज नोटेशन और बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप देखते हैं हम लोग कितना आज कर पाएंगे। एक मिनट मेरे को देखने देते हैं, क्या हम बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप कल से शुरू करें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप, तो हम बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप कल देखेंगे। ठीक है, आज हम असेंबली लैंग्वेज नोटेशन पे ख़त्म करते हैं। तो क्या बोलता है असेंबली लैंग्वेज नोटेशन? वो ये बोलता है वी नीड अनदर टाइप ऑफ नोटेशन टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स। फॉर दिस वी यूज एन असेंबली लैंग्वेज format. For example, an instruction that causes the transfer described above from memory location LOC to processor R1 is specified by statement move LOC, R1. तो क्या करते हैं हम लोग, जब हमें असेंबली लैंग्वेज नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा वो नोटेशन पे काम करेंगे जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल नोटेशंस हो। ठीक है, अब क्या होता है जब हम लोग कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाइलर नहीं, आगे COA में हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक इंस्ट्रक्शन को कैसे हम लोग काम करवाते हैं। पहले माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में हमें लेके जाना पड़ेगा उसको, एक इंस्ट्रक्शन का माइक्रो इंस्ट्रक्शन बनेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में। ठीक है, तो उसी में हम लोगों को एक असेंबली लैंग्वेज नोटेशन पढ़ना पड़ रहा है। रजिस्टर एक टाइप का हो गया जहाँ पे हम लोग रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज नोटेशन का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? वी नीड अनदर टाइप ऑफ नोटेशन टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। फॉर दिस वी नीड असेंबली लैंग्वेज फॉर्मेट। मशीन इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और नोटेशन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो है असेंबली लैंग्वेज नोटेशन। और जो इंस्ट्रक्शन नीचे लिखा है उसका काम क्या है? अगर हमें मेमोरी लोकेशन LOC से प्रोसेसर के रजिस्टर R1 में कोई भी मूवमेंट करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूव LOC, R1। तो क्या हो रहा है? द कंटेंट ऑफ LOC आर अनचेंज बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन बट द ओल्ड कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 आर ओवररिटन। तो क्या हो रहा है? LOC में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन R1 में वो चीज ओवरराइट हो जाएगी। और वो ओवरराइट क्यों होगी? क्योंकि उसमें LOC के कंटेंट आके R1 में बैठ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एडिंग टू नंबर्स कंटेंट in processor register R1 and R2 and placing their sum into R3 can be specified by assembling language statement add R1, R2, R3। तो क्या होगा? R1 और R2 ऐड होंगे और उसका सम जाके R3 में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लासेस में क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि हमारी मेमोरी में कितने एड्रेस हो सकते हैं। अगर n हमारे पास वर्ड लेंथ दे रखी है तो 2 की पावर n
मेमोरी स्पेस हमारे पास हो सकती है या फिर मेमोरी लोकेशन हमारे पास हो सकती है। फिर हमने देखा हमारे पास बाइट एड्रेसेबल भी है, वर्ड एड्रेसेबल भी है, लिटिल इंडियन भी है और बिग इंडियन भी है। उसके बाद आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा उस पर डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि हम लोग वर्ड, नंबर, कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, लोड ऑपरेशन, स्टोर ऑपरेशंस। उसके बाद हमने ये देखा कि लोड कराते हैं तो क्या होता है, स्टोर कराते हैं तो क्या होता है, हम कितनी बाइट की इंफॉर्मेशन को या फिर कितने वर्ड की इंफॉर्मेशन को एक बार में एक सिंगल ऑपरेशन में इधर से उधर कर सकते हैं। फिर हमने नोटेशंस के बारे में बात करी, जो कि हमें कब ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हम मेमोरी कह रहा हूँ, मशीन इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम्स के बारे में को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें बहुत अलग अलग टाइप के नोटेशंस की बात करनी पड़ेगी। एक उसमें था रजिस्टर टू रजिस्टर, एक था असेंबली लैंग्वेज नोटेशन, और कल हम जो पढ़ेंगे वो है बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप। ठीक है, तो बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग ये कल देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेट लाइन सीक्वेंसिंग की, कि एक इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फिर हम ब्रांचिंग की बात करेंगे और देखेंगे अगर ब्रांचिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम गेट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंसाइज होके पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें। हम बहुत जल्द एड्रेसिंग मोड पे भी ऊपर जाएंगे, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि अगर हमें कोई भी डेटा को उठाना होता है मेमोरी से या फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो वहाँ पे ऑप कोड का इस्तेमाल करते हैं। उस ऑप कोड को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें एड्रेसिंग मोड में पता चलेगा। ठीक है, ओके देन आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप्स के साथ। ओके, थैंक यू।